हाँ बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग ह्यूमन बिहेवियर पे आज नए टॉपिक पे बात करते हैं। मानव व्यवहार को समझने में प्रत्यक्षीकरण का महत्व क्या है। देखिए, हर व्यक्ति की जो अपनी आवश्यकताएं होती हैं, समस्याएं होती हैं, वो क्या होती हैं, सब अलग अलग होती हैं। तो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, समस्याओं का समाधान अपने ढंग से करता है। उसको ये चीज़ पता है कि भैया हमारे सामने समस्या आएंगी तो हम उसका समाधान अपने हिसाब से करेंगे। तो वो क्या करता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का वस्तु दूसरे व्यक्ति या स्थिति के संबंध में अलग अलग जो है प्रत्यक्षीकरण होता है। प्रत्यक्षीकरण मीन्स होता है परसेप्शन। तो इसलिए मानव व्यवहार को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रत्यक्षीकरण जो है उसके बारे में बताने पड़ेगा। तो प्रत्यक्षीकरण के महत्व को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। पहला होता है व्यवहार का पूर्वानुमान। देखिए, व्यक्ति जो है वो प्रत्यक्षीकरण के व्यक्ति जो है वो प्रत्यक्षीकरण के आधार पर व्यवहार करता है। इसलिए बदलती हुई परिस्थिति में उसके व्यवहार का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। एक व्यक्ति जो हमेशा समय से अपने अगर कहीं पे काम कर रहा है तो समय से पहुंचता है, तो उसके बारे में भैया हम ये कह सकते हैं कि वो केयरलेस नहीं है और समय भी नष्ट नहीं करता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। फिर आता है गलतियों से बचाव। देखिए, प्रत्यक्षीकरण जो होता है वो प्रबंधकों और नियोक्ताओं के लिए क्या होता है, अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि जो नीचे के जो बड़े एम्प्लॉय, बड़े अधिकारी होते हैं, वो अपने अधीनस्थों से व्यवहार करते समय प्रबंधकों, नियोक्ताओं से अनेक त्रुटियां होती रहती हैं। तो जिससे प्रबंधकों और अधीनस्थों के बीच आपस में क्या होते हैं, मतभेद उत्पन्न होते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है कि एक ही स्थिति के लिए प्रबंधकों का प्रत्यक्षीकरण अलग अलग होता है, जबकि अधीनस्थ क्या होता है, जबकि अधीनस्थ जो है वो अपने दृष्टिकोण से क्या करते हैं, उसका प्रत्यक्षीकरण करते हैं। तो इसीलिए अधीनस्थों से प्रभावी ढंग से व्यवहार करने के लिए उनके प्रत्यक्षीकरण को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रत्यक्षीकरण जो है हर चीज़ हमें बताता है। और थर्ड आपका ये व्यक्ति के चरित्र तथा दृष्टिकोण को दर्शाता है। देखिए, हर व्यक्ति क्या होता है, कोई भी हो, चाहे हम अपनी बात कर लें चाहे कोई हो, तो प्रत्येक व्यक्ति वस्तु, दूसरे व्यक्ति या स्थिति का अलग अलग अर्थ निकालता है। उसके सोचने का तरीका अलग अलग होता है, जिससे उसके चरित्र तथा दृष्टिकोण का पता चलता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, जैसे एक व्यक्ति है, जैसे IAS ऑफिसर है, वो आया तो कर्मचारी उसके सम्मान में खड़ा होता है। दूसरा व्यक्ति अपने काम में व्यस्त रहता है। एक व्यक्ति बस में यात्रा करते समय स्त्री को या बुजुर्ग को अपनी सीट दे देता है और कुछ लोग नहीं देते हैं। तो यहाँ पर दोनों व्यक्तियों का एक ही स्थिति को देखने का नज़रिया अलग अलग है, तो उनका प्रत्यक्षीकरण अलग अलग है, जिससे उनके चरित्र तथा दृष्टिकोण का पता चलता है। अब आता है प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी। देखिए, प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित होती है। पहला मान लीजिए उद्दीपन प्राप्त करना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिसीविंग स्टिमुली। प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया होती है वो उद्दीपन मतलब होता है स्टिमुलाई, यानी कि व्यक्ति, वस्तु या स्थिति जो व्यक्ति का क्या करती है, ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो प्राप्त होने से प्रारंभ होती है। वातावरण में उद्दीपन उपस्थित रहते हैं। सर्वप्रथम व्यक्ति की दृष्टि भी इन्हीं चीज़ों पर पड़ती है और प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। सेकंड है उद्दीपकों का चयन। एक ही समय में व्यक्ति की कई उद्दीपन होते हैं, परंतु उनमें से उन्हीं उद्दीपनों का वह चयन करता है जिसके ज्ञानेंद्रियां जो हमारी सोचने की, जो उसको अधिक प्रभावित करते हैं। जैसे उसकी सूचना देना मस्तिष्क या तंत्र द्वारा स्वीकार की जाती है। तो ये चयन जो है वो दीपक के, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, उसी तत्व के आधार पर होता है। जैसे जल्दी से तीव्रता आ गई, गतिशीलता, आकार, व्यक्ति की आयु, रुचि, तो ये सारी चीज़ें उद्दीपकों के चयन में आती हैं। तो उद्दीपकों का चयन जो है हमारे लिए बहुत
इम्पोर्टेंट होता है। थर्ड है आपका उद्दीपकों का संगठन। देखिए, उद्दीपकों का चयन करने के बाद क्या होता है कि उद्दीपकों का अर्थपूर्ण बनाने के लिए उसको संगठित कर किया जाता है, जिससे उस उद्दीपकों के अर्थ को प्रदान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको समूह में विभाजित करते हैं। जब कोई व्यक्ति, मान लीजिए, जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, जब कोई व्यक्ति मान लीजिए व्यक्तियों की भीड़ दिखता है, तो उस भीड़ में हर व्यक्ति का अलग अलग प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, समानता के आधार पर उसको विभाजित कर लेते हैं। भीड़ में पुरुष हो गए, स्त्री हो गई, बच्चे हो गए, तो उसको विभाजित कर देते हैं हम लोग। इससे हमारा क्या होता है भैया, पूरी भीड़ का हम लोग को जो है प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। फिर आता है उसका व्याख्या, या जिसको इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। तो उद्दीपकों को संगठित करना, उसके बाद इस संपूर्ण स्थिति का अर्थ निकालना, तो इन चीज़ों की हम लोग क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। तो इस व्यक्ति में व्यक्ति अपने विचारों को, धारणाओं को, और भी मान लीजिए व्यक्ति जो है स्वयं के विचारों पर आधारित होती है, तो उस वस्तु या स्थिति की अलग अलग व्याख्या कर सकते हैं। फिर आता है लास्ट में परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस। सर्वप्रथम उद्दीपकों को दिखाता है कि हम उसमें से कुछ का चयन कर लेते हैं, तो उसके बाद उसको संपूर्ण से समझने के लिए उसको संगठित करते हैं, उसकी व्याख्या निकालते हैं, जिससे उसका परिणाम निकले, उस विशेष वस्तु या स्थिति के प्रति या व्यक्ति का दृष्टिकोण या धारणाएं, ये सब पता चल जाती हैं। तो मतलब ये सब चलता रहता है। तो यहीं पे प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।